गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं एमडी सैमुल्ला। आज हम लोग जानेंगे कि कॉमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग के बारे में। हम लोग जानते हैं कि वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंतर्गत क्लास 11 में कॉमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग आपका एक सिलेबस के रूप में अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप कैसे तैयारी करें इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से डिस्कस करेंगे और कौन कौन से चैप्टर इसके अंतर्गत आते हैं इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी लेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इन चैप्टरों में किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इसकी डिटेलिंग के बारे में आज हम लोग केवल इस वीडियो में जानेंगे कि चैप्टर वाइज कैसे आपको पढ़ना है, किस प्रकार से कौन कौन सा चैप्टर है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जाके वीडियो को यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जल्द से जल्द जब भी वीडियो मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो प्यारे दोस्तों, कॉमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग को दो ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में कॉमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग यानी कि ग्रुप ए में कॉमर्शियल लॉ है और ग्रुप बी में प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग है। कॉमर्शियल लॉ के अंतर्गत देखा जाए यानी कि पार्ट ए के कॉमर्शियल लॉ में देखा जाए तो यहाँ पे हम लोगों को टोटल 3 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर 1, 2, 3। लेकिन यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 में एक अलग चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 में A, B, C, D, E तक दिया हुआ है और चैप्टर नंबर 3 का A और B इस तरह से पार्ट करके बांटा गया है। तो चलिए जानते हैं हम लोग इसके बारे में कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो चैप्टर नंबर 1 में जो है, चैप्टर नंबर 1 में हमारा कॉमर्शियल मर्केंटाइल लॉ है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है, एक परिचय दिया गया है। ठीक है, तो इस परिचय के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि कॉमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ में किस प्रकार से मर्केंटाइल लॉ यानी कि व्यापारिक संनियम किस प्रकार से होते थे, पुराने समय में किस प्रकार से नियमों को लागू किया जाता था और औद्योगिकरण के पश्चात जब व्यापार का रूप, जब व्यवसाय का रूप धीरे धीरे फैलने लगा, जब विभिन्न तरह की समस्याएं आने लगी तो किस प्रकार से नियमें बनी, किस प्रकार से नियम में बदलाव किया गया और किस प्रकार से व्यावसायिक नियम को लागू किया जाता है और इसके किस प्रकार के स्रोत हैं यानी कि सोर्सेस कौन कौन से हैं। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड में लॉ कायम होता है, लॉ लागू किया जाता है, उसी प्रकार से हम लोग अपने भारत में भी देखेंगे कि किस प्रकार से व्यापारिक को किया जाता है और व्यापार से जुड़े हुए किस प्रकार के नियम होते हैं। तो यहाँ पे कॉमर्शियल लॉ यानी कि कॉमर्शियल मर्केंटाइल लॉ में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसके बारे में परिचय दिया हुआ है कि लॉ किसे कहते हैं, मर्केंटाइल लॉ किसे कहते हैं, मर्केंटाइल लॉ के सोर्सेस कौन कौन से हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 2 यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम लोग देखें तो यानी कि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अनुबंध का नियम। अब अनुबंध किसे कहते हैं तो जनरली हम लोग जानते हैं कि जब एक एग्रीमेंट तैयार किया जाए और साथ ही साथ उस पर इन्फोर्सिबिलिटी लागू हो जाए तो एक कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट के कौन कौन से लक्षण होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कितने प्रकार का होता है और कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अभाव में नहीं हो सकता है। तो इसलिए एग्रीमेंट के बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में जानते हैं कि एग्रीमेंट किसे कहते हैं, एग्रीमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, और उसके किस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं। चैप्टर नंबर 2 के बी में देखा जाए तो इसी का भाग है, इसी का हिस्सा है प्रपोजल और ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्रस्ताव और स्वीकृति के बारे में दिया गया है। तो प्रस्ताव किसे कहते हैं, स्वीकृति किसे कहते हैं, प्रस्ताव देने वाला किसे कहते हैं, प्रस्ताव स्वीकार करने वाला किसे कहते हैं और किसकी कितनी कैपेसिटी होती है कि कौन प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है, कौन स्वीकृति जता सकता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें जानकारी हासिल करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के सी में अगर देखी जाए तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है यानी कि कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन का मतलब होता है प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब क्या होता है तो प्रतिफल का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न यहाँ पे कहने से मतलब क्या है, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग
दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि वस्तु का क्रय विक्रय होता है, खरीद बिक्री की जाती है, तो वहाँ पे देखा जाता है कि किसी को कुछ मिल रहा है तो किसी को कुछ मिल रहा है, इसी को बोला जाता है समथिंग इन रिटर्न। जिस प्रकार से देखा जाए कि एक मान लीजिए कि किसी वस्तु को कोई बेचता है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी वस्तु को बेच रहा है तो यहाँ पे सेलर को जब भी सेलर जब किसी वस्तु को बेचेगा तो सेलर को उसके बदले में पैसा मिलेगा, ठीक है, या किसी तरह की फैसिलिटी मिल सकती है, सर्विसेज मिल सकती है, तो उसके रिटर्न में कुछ मिल रहा है। उसी प्रकार से हम लोग बायर को देखें तो बायर को वो वस्तु मिलेगी। तो यहाँ पे क्या देखा जा रहा है कि उसने पैसा दिया और बदले में वस्तु लिया, यानी कि बायर और सेलर दोनों को कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। तो यानी कि प्रतिफल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिफल वहाँ पे मौजूद रहेगा, यानी कि समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले में कुछ। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 के डी में कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज ये भी कॉन्ट्रैक्ट का ही एक हिस्सा है। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज यानी कि पक्षकारों की क्षमता। अब यहाँ पे पक्षकारों की क्षमता कहने से क्या मतलब है? तो पक्षकारों की क्षमता कहने से मतलब से पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि पक्षकार किसे कहते हैं। तो जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या एग्रीमेंट करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना यह आवश्यक है, 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है, जिसमें एक प्रस्ताव देगा और एक स्वीकार करेगा उसको, या फिर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो पक्षकारों की यहाँ पे क्षमता कहने से मतलब क्या है? तो पक्षकारों की क्षमता कहने से मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय या एग्रीमेंट करते समय जो भी पक्षकार होंगे वो मानसिक रूप से बीमार नहीं होने चाहिए, मानसिक रूप से विकलांग नहीं होने चाहिए, नाबालिग नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि और भी विभिन्न तरह का फैक्टर होते हैं। तो इसमें बताया गया है, यानी कि कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में बताया गया है कि अगर कोई प्रस्ताव देने वाला है तो उसमें स्वीकार करने की उसी को केवल क्षमता है, या फिर कोई और भी स्वीकार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। या फिर स्वीकार करने वाला है तो जिसको प्रस्ताव दिया गया है वही केवल स्वीकार करेगा, या कोई और भी स्वीकार कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में इसमें बताया गया है। अगला जो चैप्टर है हम लोगों का, चैप्टर नंबर 2 का ई, ये भी कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है। यानी कि चैप्टर नंबर 2 के ई में फ्री कंसेंट है, स्वतंत्र सहमति। तो स्वतंत्र सहमति कहने से मतलब क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत या एग्रीमेंट के अंतर्गत 2 पक्षकारों का होना आवश्यक है। ऐसे तरह की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अगर कम से कम 2 पक्षकार हैं तो कभी कभी देखा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत या फिर एग्रीमेंट के अंतर्गत कभी कभी किसी पक्षकार के ऊपर ज़बरदस्ती यानी कि दबाव देके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया जाता है। यानी कि प्रस्ताव वहाँ पे दिया गया लेकिन स्वीकृति ज़बरदस्ती कराई गई। ऐसे तरह की स्थिति में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल हो जाता है। यानी कि वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो कानूनी रूप से सही नहीं है। यहाँ पे हम लोगों को देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट करते समय जो भी पक्षकार होंगे उनकी अपनी सहमति होनी चाहिए स्वतंत्र रूप में। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर किसी तरह से प्रेशर देके यानी कि दबाव देके कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण किया गया हो, तो ऐसे तरह के कॉन्ट्रैक्ट इल्लीगल हो जाते हैं, वाइडेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इन चैप्टर नंबर 2 के ए बी सी डी ई यानी कि कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा आगे की तरफ बताया हुआ है। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर 3 के ए यानी कि लॉ रिलेटिंग टू या फिर लॉ रिलेटिंग सेल ऑफ गुड्स, यानी कि लॉ रिलेटिंग सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि बायर क्या होता है, सेलर क्या होता है, गुड्स क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। और जैसे कि सेल ऑफ गुड्स नाम है तो सेल ऑफ गुड्स में यहाँ पे केवल वस्तु के बिक्रे से संबंधित बातों को नहीं बताया गया है, बल्कि बायर क्या होता है और कब हम लोग वस्तु का बिक्रे समझेंगे, कब उसका खरीदा हुआ समझेंगे, और क्या वस्तु विक्रय के पश्चात भी क्या ट्रांसफ़र ऑफ जो टाइटल रहेगा यानी कि शीर्षक का जो ट्रांसफ़र रहेगा क्या होगा कि नहीं होगा, या फिर वस्तु किस स्थिति में रहेगी, या हम लोग गुड्स किसे कह सकते हैं और गुड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है
इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग इस चैप्टर में हासिल करेंगे। तो चलिए अगला हम लोगों का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 का ही अगला हिस्सा है चैप्टर नंबर 3 का बी। चैप्टर नंबर 3 के बी में है ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड टाइटल। ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड टाइटल यानी कि अधिकार का हस्तांतरण या फिर स्वामित्व तथा स्वत्व। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वस्तु का जब विक्रय कर दिया जाता है तो वस्तु के विक्रय करने से पहले सेलर उसका स्वामी होता है, यानी कि विक्रेता उसका स्वामी होता है। वस्तु अभी बिकी नहीं है, वस्तु उसी के पास है, तो स्वामी उस समय वही रहता है। लेकिन जैसे ही एक बार वस्तु को विक्रय कर दिया जाता है तो वस्तु के विक्रय के पश्चात उसका जो स्वामी होता है वो बायर बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो टाइटल है यानी कि ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व या फिर स्वामी, तो हम लोग देखते हैं कि वस्तु के विक्रय से पहले उसका जो स्वामी होता है वो स्वामी सेलर होता है और विक्रय के पश्चात बायर उसका स्वामी बन जाता है। तो इस प्रकार से वस्तु के विक्रय से संबंधित अगर किसी भी तरह की समस्या आती है तो ये भी देखा जाता है कि उस समय ऑनर कौन था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वस्तु का विक्रय करते समय वस्तु की वारंटी हो सकती है, गारंटी हो सकती है। तो ऐसे तरह की स्थिति में अगर वस्तु डैमेज हो जाए तो हम लोग क्लेम किसको करें, किसकी गलती है? क्या हम लोग सेलर के ऊपर क्लेम कर सकते हैं या फिर उसका जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो बायर होगा? तो उस समय हम लोग किस तरह से जानेंगे, ये हमारा टाइटल ऑफ ऑनरशिप जो है, टाइटल और ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप एंड टाइटल के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को बताया गया है। ठीक है, तो ये थी हम लोग के पूरी तरह से डिटेल। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। चलिए धन्यवाद, यहीं पे वीडियो ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।